प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। भाई, अपना टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव का। पिछली वीडियोस में एडजेक्टिव का टॉपिक अपन ने स्टार्ट कराया था। स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, फोन आया था कि सर क्लास नहीं हो रही। दरअसल एक बुरे दौर से गुजरे हैं। पिछले हफ्ते बहन का और जीजा का एक्सीडेंट हो गया था। पिताजी के साथ भी दुर्घटना होते होते बच गई थी। मैं भी, आपको पता है, चोटिल हो गया था। तो अब आपकी दुआओं से फिलहाल सब ठीक ठाक है, तो मूड फ्रेश हुआ है तो वीडियोस डाल रहे हैं। खैर प्यारे दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों ने ली कि एडजेक्टिव क्या होया करे। एडजेक्टिव होया करे नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा पता लगे, उसी बात को, उसी शब्द को बोलते हैं एडजेक्टिव। यह परिभाषा है एडजेक्टिव की। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था एडजेक्टिव 3 प्रकार का हो है। एडजेक्टिव की डिग्रीज 3 होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी थी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एक ही बंदा होता है, एक का जिक्र। कंपैरेटिव में 2 का जिक्र, और सुपरलेटिव में 2 से ज्यादा का जिक्र। कंपैरेटिव में 2 का जिक्र है, वहां यूज करते कंपैरेटिव वर्ड THAN देन का। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा ये द या दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इतनी कलाकारी अपन पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे आगे। अब किसी भी चीज को क्वालिफाई या किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए 8 और तरीके अपने पास हैं, 8 और एडजेक्टिव अपने पास हैं। उनको और पढ़ते हैं। वो है OSASCOMP। कुल मिलाकर देखो 8 हो गए होंगे। OSASCOMP, इसको याद कर लेना। ओ सास कंप्यूटर चलाऊंगी, ऐसे करके याद कर लो, हो जाएगा। इसमें O फॉर होता है ओपिनियन, यानी आप अगर कोई भी चीज ले रहे हो, उसकी विशेषता अगर आप कह रहे हो, तो सबसे पहले आप अपनी राय दोगे, अपना ओपिनियन दोगे। उदाहरण के तौर पे मान लो आप कोई शर्ट ले रहे हो या कोई टी शर्ट ले रहे हो। अब टी शर्ट के बारे में 8 प्रकार की विशेषताएं आप कर सकते हो। वो 8 विशेषताएं हैं ये। तो टी शर्ट के बारे में सबसे पहले आप अपना ओपिनियन रखोगे, आप अपनी राय रखोगे कि वो नाइस, अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, या फिर बैड, बुरी होनी चाहिए। वो आपकी मर्जी है, आप अपना ओपिनियन रखोगे। दुकानदार के पास जाओगे तो सबसे पहले क्या बोलोगे? भैया टी शर्ट दे दे। फिर अगली बात क्या बोलोगे? अपनी राय, यानी अच्छी टी शर्ट दे दे या गंदी टी शर्ट दे दे, वो आपको कहना है। उसके बाद S फॉर है साइज। ओपिनियन के बाद बताया जाता है साइज। अब साइज बोलोगे आप कि भाई एक्स्ट्रा लार्ज दे दे, लार्ज, या XX, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। समझ रहे हो? A फॉर होता है एज। A फॉर होता है जी एज। उसके बाद बताई जाती है एज। अब टी शर्ट में तो एज नहीं बताओगे, लेकिन और कोई चीज लोगे, जैसे गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी में तो एज बताई जाती है। नई लेनी है या फिर पुरानी, न्यू है या फिर ओल्ड। ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ये पेपर में आ चुके, एक बार D ग्रुप में पूछी थी इनते सवाल। अभी फिलहाल एक बार समझ लो। अगले S का मतलब है शेप। एज के बाद आप बताओगे शेप। शेप का मतलब है भाई राउंड नेक वाली टी शर्ट लेनी है, राउंड लेनी है, ट्रायंगुलर लेनी है, वी नेक लेनी है, जो भी, कैसे भी आप शेप बताओ उस चीज की। अभी फिलहाल हमने उदाहरण लिया टी शर्ट का, आपकी मर्जी, आप किसी चीज का उदाहरण ले लो। C फॉर होता है प्यारे दोस्तों कलर। फिर हम बताएंगे कलर। कलर जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, कलर बताओगे। O फॉर, अगला जो O है ये, इसका मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है उद्भव, भी कहां से उस चीज का निकास है। जैसे मैं कहूँ ये टी शर्ट कहां से बनी है, वो मतलब है ओरिजिन। भाई इंडिया से बनी है तो ये क्या है? इंडियन। चाइना से बनी है तो इसका मतलब है चाइनीज। जापान से बनी है तो जापानीज। फिर इस M का मतलब होता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब है ये किस चीज की बनी है। जैसे कॉटन की बनी है, आयरन की बनी है, जूट की बनी है, समझ रहे हो? वो है मटेरियल। और लास्ट में जो बचा है P, इस P का मतलब होता है पर्पज।
पर्पज का मतलब है किस उद्देश्य के लिए वो चीज ली जा रही है, तो उद्देश्य हमेशा लास्ट में बताया जाता है। जैसे आपने ये टी शर्ट लेनी है जिम के लिए तो जिमिंग कह दो, आपने स्विमिंग करने के लिए तैरने के लिए ले रहे हो स्विम सूट तो स्विमिंग इसका पर्पज है। अब एक बार फिर देख लो ध्यान से कि 8 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, उन 8 में सबसे पहले क्या बताओगे आप अपना ओपिनियन, दूसरे नंबर पर आप साइज बताओगे, तीसरे नंबर पर एज, चौथे नंबर पर आप शेप, पांचवें नंबर पर आप बताओगे कलर, छठे पर आप उसका ओरिजिन, सातवें वो बताओगे मटेरियल और आठवें बताओगे पर्पज। ठीक है, अब पेपर में जो आया था उसको ही उदाहरण के तौर पर लेकर देखेंगे। देखो एक बार, जैसे डी ग्रुप में आया था, इन में से कौन सा ठीक है, लॉन्ग, अब आप खुद बताओ इन में से कौन सा ठीक है, लॉन्ग थिक ब्लैक हेयर। डी ग्रुप में आया हुआ पर्सन है यो, हरियाणा का जो डी ग्रुप हुआ था। थिक लॉन्ग ब्लैक हेयर, ब्लैक थिक लॉन्ग हेयर, ब्लैक लॉन्ग थिक हेयर। शैम्पू का जो डिब्बा है उस पे भी ये लिखा होता है। तो आप ये बताओ इन 4 में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो एक बार आप देखो ये लॉन्ग क्या है, थिक क्या है और ब्लैक क्या है। ब्लैक अपने आप में रंग है, कलर है, सब जानो हो। थिक माने होता है मोटा, तो मोटाई जो है वो शेप है, साइज है। मोटाई अपने आप में शेप है और लॉन्ग लंबा अपने आप में साइज है। तो आप देख लो, अभी हम पीछे चलते हैं, कलर पे ले आएगा, शेप पे ले आएगा या साइज। पीछे बैक पे चलो, कलर कौन से नंबर पे, पहले शेप देखो, शेप कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे तो है शेप, और कलर है 6 नंबर पे। तो शेप है 4 नंबर पे, शेप है 4 नंबर पे और कलर है 6 नंबर पे। अब साइज देखो कितने नंबर पे है, साइज है जी दूसरे नंबर पे, तो इस पर दूसरा मार्क कर लो, ये है दूसरे नंबर पे। तो कौन सी अरेंजमेंट ठीक है, ये पहले वाली अरेंजमेंट ही ठीक है, यानी दूसरा फिर चौथा और फिर छठा, तो यही बोलना है। अब इनको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हो, आप खुद एक बार नोट करके देखो कि अगर आप शैम्पू खरीद रहे हो या कोई आपको बोले कि आप अपने बाल सबसे पहले कैसे चाहेंगे, आप पहले बाल काले चाहेंगे, मोटे चाहेंगे या फिर लंबे, तो आपको भी सबसे पहले हमें लंबे बाल चाहिए, लंबे होंगे तो ऑटोमेटिकली घने दिखेंगे, तो सबसे पहले लंबे। नंबर 2 कहोगे कि ब्लैक तो हम डाई करके भी कर सकते हैं, काले तो हम डाई करके भी कर लेंगे, तो दूसरे नंबर पे हमें घने बाल चाहिए, और तीसरे नंबर पे आता है नंबर किसका, कलर का। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं, समझ की बात है कि सबसे पहले इनमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, और समझ में अगर ना आ रही हो ये बातें तो आप सिंपल याद कर लो इनको, 8 को, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, और ऐसे ही अरेंजमेंट इनकी सीक्वेंस वाइज पूछी जा सकती है पेपर में। अगली जो बात है एडजेक्टिव में, वो है 2 एडजेक्टिव हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, एक तो है कॉमन और दूसरा है म्यूचुअल। दोनों का कुल मिला के एक जैसा ही मतलब है, परंतु थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखेंगे, चलो। कॉमन का मतलब है कि इसमें एक शेयरिंग होगी, शेयरिंग का मतलब है वह चीज आपकी भी है और वह चीज मेरी भी है। जैसे आपने बचपन से पढ़ा है 2a प्लस में 2b, 2a प्लस में 2b, इसमें अगर आपने कुछ कॉमन लेना हो तो क्या लोगे, आप कहोगे जी 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, क्या बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी बनेगा। तो ये 2 कॉमन है, इसका मतलब ये 2 जो है वो ए का भी है और ये 2 बी का भी है। जितना हक इस 2 पर ए का है उतना ही हक बी का है, तो इसे चीज ने शेयरिंग बोल रहे हैं, और जहां शेयरिंग हो उसी को बोलते हैं कॉमन। बात समझ में आई।
अगर आप कह रहे हो ये एक टी शर्ट है, वह टी शर्ट मेरी भी है और मेरे भाई की भी है, इसका मतलब दोनों के पास एक ही टी शर्ट है, तो वो उस टी शर्ट की शेयरिंग हो रही है। जैसे यहाँ इस दो की शेयरिंग हो रही, किसके साथ? ए के साथ और बी के साथ। तो जहां शेयरिंग हो उस चीज को बोलते हैं कॉमन, समझ रहे हो? और ये शेयरिंग आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी, नजर भी आ रही होगी। तो जहां शेयरिंग हो वहां वो नजर भी आती है, यानी वो विजिबल भी होती है। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है भैया। अब उसके बाद है म्यूचुअल। में म्यूचुअल का मतलब क्या है? म्यूचुअल का मतलब है कि वो चीज रेसिप्रोकल हो। कोई चीज अगर रेसिप्रोकल है तो उस चीज को बोलते हैं वो चीज म्यूचुअल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं एक बंदा ये है और एक दूसरा बंदा ये है, इसने इसको थप्पड़ मारा और इसने इसको थप्पड़ मारा, ठीक है? इसने इसको अच्छा बोला और इसने इसको अच्छा बोला, इसने इसको बुरा बोला और इसने इसको बुरा बोला। यानी कोई काम अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं और अगला सेम काम अपने लिए दोहरा रहा है तो उस चीज को बोलते हैं रेसिप्रोकल, समझ रहे हो? व्युत्क्रम बोलते हैं। बात समझ में आई होगी। तो जहां भी रेसिप्रोकल हो वहां यूज करते हैं हम म्यूचुअल को, ठीक है भैया। और रेसिप्रोकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, कैन बी ओनली फेल्ट। इसको केवल और केवल फील ही किया जा सकता है। अब मान के चलो इसकी लड़ाई इसके साथ होगी तो इसका मतलब रेसिप्रोकल है। भाई इसकी लड़ाई इसके साथ होगी तो सीधा सा मतलब इसकी भी तो इसके साथ हुई है। ऐसी चीजों को बोलते रेसिप्रोकल। अब ये लड़ाई जो हुई है वो देखी थोड़ी ना जा सकती, वो सिर्फ महसूस होगी, और महसूस जिसको करोगे वो है म्यूचुअल। तो कॉमन और म्यूचुअल दोनों शब्द आशा करता हूं समझ में आए होंगे। थोड़ी सी इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कहां कहां यूज होते हैं, या फिर देखो कौन सा फ्रेज गलत है वो बताना। अगर ये तो पड़ेगा म्यूचुअल फ्रेंड, सही या गलत बताओ। अगला है कॉमन रिलेशनशिप। चलो इतने में समझ में आ जाए, बोर्ड बजेगा नहीं बची। चलो जी बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखो, अरे हो गया म्यूचुअल फ्रेंड। अब म्यूचुअल फ्रेंड बताओ सही है गलत है? फेसबुक पर सबने पढ़ा होगा म्यूचुअल फ्रेंड, हालांकि गलत है। फ्रेंड्स की शेयरिंग होती है, ना कि वो रेसिप्रोकल होते हैं। तो शेयरिंग होती है, इसको बोलते हैं कॉमन, कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक है? या मैं कहूँ यहाँ फ्रेंड की जगह लिख दूं अगर मैं टीचर, तो जिक्र करेंगे आगे क्या है। या टीचर की जगह रूम लिख दूं, कुछ भी लिख दो, आपको ये समझना है वो शेयरिंग में होगा या फिर नहीं होगा। कॉमन रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप कभी भी शेयर नहीं की जा सकती। रिलेशनशिप तो रेसिप्रोकल होती है। मैं कहूं एक ये लड़का है और ये एक लड़की, दोनों अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये अगर इसके साथ रिलेशन में तो ठीक इसका मतलब ये इसके साथ रिलेशन में है, समझ रहे हो ना? तो कुल जमा जोड़ टोटल ये है कि रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल कैरेक्टर है, इसलिए इसको कॉमन नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? म्यूचुअल, ठीक है ना? अब कॉमन म्यूचुअल रूम बोलोगे या फिर कॉमन बोलोगे या फिर म्यूचुअल रूम बोलोगे। रूम जो है वो कॉमन होता है, जैसे ये रूम है, ये इसका भी है उसका भी है, तो यार रूम को शेयर कर रहे हैं। तो जहां चीजें शेयर होती हैं उस चीज को म्यूचुअल नहीं क्या बोलते हैं? कॉमन। तो आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे एक बहुत प्यारा एडजेक्टिव है जिसका नाम है नो। नो एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना नो के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन होगा। ध्यान रखियो, नो के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करना है। समझ गए होगे बात? नो के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करना है। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई होगी तो आगे मैं कुछ फ्रेजेस आपको दे रहा हूं, आपने बताना है सही कौन सी है और गलत कौन सी है। या गलत है तो उसको सही करना है। नो कमेंट्स। नो वेज।
नो क्यूरीज, नो मीन्स। तो देखो एक बार आप, ये सही हैं या फिर ये गलत है। देखो नो के बाद मैंने कहा था सिंगुलर ही नाउन यूज करना है। नो के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही यूज करना है। उससे पहले जानते हैं नाउन सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि नाउन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं गिनती के आधार पे। एक तो है जी काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिस नाउन को आप गिन सका, उसने बोला है काउंटेबल। दूसरा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको आप गिन नहीं सकते। जैसे अपना पानी है, वाटर, पानी को गिन नहीं सकते, जिसको एक दो तीन नहीं कह सकते ना, उसका मतलब वो अनकाउंटेबल है। क्या आप पानी को कह सकते हो एक पानी, दो पानी, तीन पानी? नहीं कह सकते, तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, यह शहद है, आनी है, अनकाउंटेबल है। समझ रहे हो? जिसको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल है, और जिसको गिन सकते हो वो काउंटेबल है। जैसे अपना गर्ल है, बॉय है, ये सब काउंटेबल हैं। गिनने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है सिंगुलर यानी एक वचन। दूसरा है भैया प्लूरल। प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। ठीक है, सिंगुलर में आप लोगों को सिंगल वर्ड दिख रहा होगा, सिंगल। सिंगल का, और सिंगल तो सब नबेरा होगा। आप बीती है, क्या हो गया? ये हैंग हो गया यार। मार्कर चेंज नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। सिंगुलर का मतलब, ये हैंग हो गया भैया। कहाँ गया है? चलो, कहाँ गया यार? ये मेरे को चलाना भी नहीं आ रहा है इतना, जितना आता है उसमें हैंग हो गया। एक सेकंड रुको। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? नाउन जो है वो दो प्रकार का है। भाई सॉरी यार, हैंग हो गया था। एक तो है काउंटेबल और दूसरा है कौन सा? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो है जिसको गिन नहीं सकते, जैसे वाटर है, ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हनी यानी शहद है, ये तो अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल वो हैं जिनको गिन सकते हैं। गिनने के दो तरीके हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। ठीक है भैया, सिंगुलर का मतलब होता है गिनती में एक। गिनती में अगर एक है तो उसको सिंगुलर बोलोगे, और गिनती में एक से ज्यादा है तो उसको आप प्लूरल बोलोगे। जैसे बॉय, बॉय अगर एक है तो वो क्या है? सिंगुलर। प्लूरल बनाना तो एस या ई एस लगा दो, बॉयज। तो इसका मतलब जिसके पीछे एस या ई एस है वो है प्लूरल। समझो हो बात ने? जैसे गर्ल है, गर्ल क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल बनाना हो तो एस या ई एस लगा दो, क्या बन जाएगा? गर्ल्स। समझो हो? स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर। स्टूडेंट क्या है भैया? सिंगुलर। इसका अगर प्लूरल बनाना हो तो एस या ई एस, क्या बन जाएगा? स्टूडेंट्स। यानी एस या ई एस लग रहा हो तो इसका मतलब वो चीज क्या है? अपने आप में प्लूरल है। अगर उसका सिंगुलर बनाना हो तो उससे एस या ई एस हटा लो। तो आप लोग जानते हो कि नो के बाद हमेशा हमें सिंगुलर नाउन लिखना है, और अगर इसका सिंगुलर बनाना है तो इससे एस या ई एस हटा लो। एस हटा लिया, बन गया सिंगुलर। नो आंसर होता है, कभी भी नो आंसर्स नहीं होता। उसके बाद है नो कमेंट्स। बोलते हैं ना, नो कमेंट बोलेंगे, कमेंट्स। तो आप कहोगे नो के बाद सिंगुलर, सिंगुलर बनाने के लिए ऐसा हटाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? नो कमेंट। नो वे, नो वे या नो वेज। आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आपने मैसेज किया प्लीज एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट, अगला या अगली ने आपको बोला नो वे, कभी नहीं, तुम्हारी तो कभी नहीं। तो नो वे बोलोगे या नो वेज? तो आप कहोगे नो वे। क्यों? क्योंकि वेज का मतलब प्लूरल है, और नो के बाद चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस की जरूरत नहीं है। अब नो के बाद सिंगुलर, क्यूरीज जो है प्लूरल है, सिंगुलर बनाना है तो क्यूरी। ठीक है, नो गर्ल्स हैव कम। आप जानते हैं सब कि नो के बाद तो सिंगुलर नाउन आएगा, और गर्ल्स प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है? गर्ल।
ठीक है ना। और गर्ल अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और गर्ल है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा भैया हैज। ठीक है। उसके बाद है नो मीन्स। अब नो मीन्स दिखने में तो ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है, समझ रहे हो ना। आप सब जानते हैं मीन के कई मतलब होते हैं। मीन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, मीन एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, समझ रहे हो ना। और मीन अपने आप में एक नाउन भी है, समझो हो। जैसे वर्ब के रूप में आई मीन बोलते हैं, आई मीन मेरा मतलब है, तो वो वर्ब के तौर पे है। एडजेक्टिव के तौर पे बोल रहे ही इज अ मीन, वो एक मतलबी इंसान है। और नाउन के तौर पे मीन्स, मीन्स का मतलब है कोई भी साधन। भैया सीखना पड़ेगा यार ये तो चलाना। मीन्स का मतलब साधन, जैसे बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। तो यहाँ जो मीन्स है इसका मतलब है साधन, समझ रहे हो। और ये दिखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में सिंगुलर है, और ये ठीक है। और ये पिछली बार हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो पेपर था उसमें पूछा था, उसमें ये सवाल था नो मीन्स करके आगे वर्ब की फॉर्म दे रखी थी, और वहां पूछ लिया इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो आप खुद समझदार हो, मीन्स जो है वो देखने में तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में ये क्या है, सिंगुलर। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये मोटा मोटा एडजेक्टिव का टॉपिक था। बाकी एडजेक्टिव का कुछ पार्ट बच रहा है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ रहे हो। कुछ मैंने आर्टिकल में भी आपको कराया होगा कि जैसे अगर आप एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लगा दोगे तो वो एक नाउन बन जाएगा, ये हमने पढ़ा था। अगर एडजेक्टिव के साथ आप द या दी आर्टिकल लगा दोगे तो वो नाउन बन जाएगा। जैसे एक एडजेक्टिव है, जैसे एडजेक्टिव है पुअर, जैसे एडजेक्टिव है सिक, समझ रहे हो। तो एडजेक्टिव है रिच, पुअर क्या के द लगा दिया आपने, सिक क्या द लगा दिया, रिच क्या के द लगा दिया। ये पहले तो क्या थे एडजेक्टिव, लेकिन द या दी लगाते ही ये क्या बन जाएंगे, नाउन। तो द पुअर का मतलब है सारे गरीब, दुनिया में जितने भी गरीब हैं वो अंग्रेजी में कैसे दिखाओगे आप, द पुअर, समझ रहे हो। द सिक का मतलब क्या है, सारे के सारे बीमार, सारे जो बीमार हैं वो होते हैं द सिक। फिर है द रिच, द रिच का मतलब होता है सारे अमीर। तो छोटे मोटे पोर्शन जो बच रहे हैं उनकी टेंशन ना लो, थोड़ा थोड़ा मैं छोड़ रहा हूँ हर टॉपिक के साथ। वो क्यों छोड़ रहा हूँ कि जहाँ मुझे लगेगा वहाँ पढ़ाना चाहिए मैं अपने आप पढ़ा दूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एडजेक्टिव का टॉपिक है HSSC के अकॉर्डिंग, थोड़ा मोटा इसका पोर्शन बच रहा हूँ, मैं अपने आप धीरे धीरे कराता रहूँगा, आपकी दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत है मेरी। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत, और वीडियो शेयर कर दिया करो प्लीज़।